नमस्कार। चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। चार बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे भारत में ब्रिटेन के राजदूत अलेक्जेंडर एलिस के बयान की, जिन्होंने कहा है कि भारत में दुनिया की कई बड़ी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है। दूसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की है कि अब सभी सरकारी स्कूलों में गीता और रामायण पढ़ाई जाएगी। तीसरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने बताया कि भोपाल में मंगलवार को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है, जिस पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने नाराजगी जाहिर की है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां भारत में ब्रिटेन के राजदूत अलेक्जेंडर एलिस ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत में दुनिया की कई बड़ी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है। एलिस ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत के पास मौका है कि दुनिया को नया और आधुनिक भारत के दर्शन कराए। अलेक्जेंडर पुलिस ने कहा है कि भारत एक ताकतवर देश है और उसके पास दुनिया के कई देशों से बात करने की क्षमता है। उन्होंने कहा है कि ऐसी दुनिया में जहां कई समस्याएं हैं, जिनमें पर्यावरण में बदलाव, जन स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं शामिल है, वहां यह बेहद अहम बात है। एलिस ने कहा है कि एक बटी हुई दुनिया में जहां भौगोलिक राजनीति में इतनी प्रतिस्पर्धा है, वहां भारत के पास ताकत है जो दुनिया के विभिन्न देशों को साथ ला सकता है। बता दें कि भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 के लिए अपना एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी और एक्शन आधारित बताया है। G20 के दौरान भारत के मॉडल को दूसरे देशों के सामने रखा जा सकता है, खासकर विकासशील देशों के सामने। तो ये आपके सामने पहली बड़ी खबर, जहां पर भारत में ब्रिटेन के राजदूत अलेक्जेंडर एलिस ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत में दुनिया की कई बड़ी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है। एलिस ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता करते हुए भारत के पास मौका है कि वह दुनिया को नया और आधुनिक भारत के दर्शन कराए। अलेक्जेंडर एलिस ने कहा है कि भारत एक ताकतवर देश है और उसके पास दुनिया के कई देशों से बात करने की क्षमता है। उन्होंने कहा है कि ऐसी दुनिया में जहां कई समस्याएं हैं। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ डॉक्टर आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से भारत में G20 की अध्यक्षता हो रही है, उसको देखते हुए देखा जा रहा है कि पूरे विश्व में इसकी बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। तो क्या कह सकते हैं, इसका जो भी श्रेय जाता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विकास कार्य किए हैं, जिस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, क्या उनको कह सकते हैं? जी पूजा जी, बिल्कुल आप कह सकती हैं। जिस तरीके से देखा था कि सदी की सबसे बड़ी जो बीमारी थी कोविड, जी जो कि भारत में सबसे ज्यादा आबादी आप जानती हैं 140 करोड़ व्यक्ति थे, जी और ऐसे सूरत हाल में जिस तरीके से उसको सफलतापूर्वक टैकल किया, आपने देखा कि न केवल कोविड का मैनेजमेंट सही था, बल्कि आपने देखा समय रहते एक वैक्सीन भी थी जो भारत की बनी हुई वैक्सीन थी, जिसको कोवैक्सीन कहते थे। हालांकि कोविशील्ड भी जो थी यूएस जी यूके के साथ जो है पुणे बनाई गई थी, उसको केवल भारत के 100 करोड़, अब तो खैर 200 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुका, बल्कि काफी देशों को निर्यात की और गरीब देशों को भी उसको कॉस्ट उनको दिया गया था। जी इसके अलावा आपने देखा कि जिस तरीके से 80 करोड़ लोगों को पूरी राशन दी जा रही है। आज आप देख रहे हैं हमारे पड़ोस के देश पाकिस्तान में, जहाँ पे गेहूं को गंदुम कहते हैं, उसके लिए मारामारी चल रही है। वहां जी पे भारत में आज भी जो है सरकार जो है 80 करोड़ लोगों को फ्री में गेहूं और चावल आदि खिला रही है। जी यहाँ तक एलिस साहब का कहना है कि बटी हुई दुनिया में जिस तरीके का मोदी साहब का करिश्मा है, तो आप देख रहे हैं कि जी मोदी साहब पुतिन से भी वैसे ही बात करते हैं जैसे हम्म कि बाइडन से। बाइडन का भी उतना ही विश्वास है मोदी साहब के पास जितना कि पुतिन का है। साथ में आप देखें ईरान से भी हमारे अच्छे संबंध है, जी और जी ईरान के कट्टर दुश्मन इजराइल के नेतन्याहू से कितने अच्छे भाईचारे जैसे संबंध है। तो जी ये जो बटी हुई दुनिया में आप जहां देख रहे हैं, इस्लामिक अर्थ को देख रहे हैं, आईओसी को देख रहे हैं,
इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन को देख रहे हैं, जिसके 6 बड़े मुल्कों ने बहुत अपने जो नागरिक पुरस्कार होते सर्वोत्तर वो आपके मोदी साहब को दिए हैं। तो जी आप यूएई की बात करें या आप सऊदी अरबिया की बात करें, जो जैसे भारत के आज संबंध है ऐसे पहले कभी भी आईओसी में नहीं रहे थे। तो कुल मिला के इस समय आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर प्रसाद साहब जिस तरीके के जी बिल्कुल टूक जवाब दे देते हैं, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो यूएनओ हो, तो इतनी हरकत पहले नहीं। और जहाँ तक अर्थव्यवस्था का है, 10वें स्थान तो ये हम लोग 10वें स्थान पे आ गए हैं। जी हाँ, आबादी ज़्यादा होने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि पर कैपिटल इनकम हम लोग की कम है, जी लेकिन आर्थिक रूप से जीडीपी के रूप से हम लोग विश्व में नंबर 1 है और बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे अब सभी विश्वास करने लगे हैं। पहले ऐसा देखा गया था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा चाहिए था, तब उनको वीजा तक नहीं मिला था। लेकिन आज अगर स्थिति देखें तो अमेरिका भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना चाह रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से केवल आप पुतिन और बाइडेन साहब को ना देखें, ज़ेलेंस्की साहब भी कई बार कह चुके जी हैं कि जी आप मध्यस्थता करें और आपकी बात जो है वेस्टर्न वर्ल्ड हो चाहे यूरोपियन वर्ल्ड हो, दोनों जगह आपकी बात सुनी जाती है, हम्म इसका समस्या निकाला जा सकता है। तो कुल मिला के देखने की बात है, जो स्थिति भारत की इस समय की है, वो बहुत ही अच्छी है और इसका बिल्कुल एक कारण है, जिस तरीके से हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इस टेरिटरी में हम लोग आक्रमण नहीं करना चाहते हैं, जी अपनी ही सुरक्षा में ही लगे रहते हैं और हमेशा आपने देखा कि हम लोग पॉलिसी है, फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर की पॉलिसी नहीं है, जब हम पे न्यूक्लियर अटैक होगा तब हम करेंगे और सारे नियमों को फॉलो करते हैं। इसीलिए आपने देखा था कि भारतीय विदेश में है, पहली जी दफे हुआ जो कि 100 करोड़ का आंकड़ा फॉरेन रिजर्व में, फॉरेन करेंसी में भारत में आया एज़ ए रेमिटेंस। कुल मिला के जो पॉपुलेशन है, जो हमारे पास जो हमको लगता है कि इसकी वजह से हमारे काफ़ी विकास कार्य रुके हैं। जी लेकिन ये दुनिया के हर कोने में गई है, डायस्पोरा आप देखते हैं, चाहे वो यूएस का हो, चाहे यूरोप का हो, चाहे किसी और जो दबदबा है और आप देख रहे हैं जिस तरीके से सीईओ आपके आ रहे हैं टॉप जी अमेरिकन कंपनी के अंदर, तो ये सब चीजें सो मैनी फैक्टर्स हैं, वो आपको कम्स टुगेदर और आपको बताते हैं कि हाँ भारत जो है विश्व की एक बड़ी इकोनॉमी पहुंच गया है। और आपने देखा बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हल करना, जैसे अली साहब ने कहा कि आप इन्वायरमेंट पे काम कर सकते हैं जी और फूड फॉर एवरीवन, फूड सबसे बड़ी समस्या है यूरोप के लिए जहाँ पे नहीं होता है। आज भी भारत जो है 40 देशों को जो है गेहूं निर्यात कर रहा है और अपने देश में 80 करोड़ को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है राशन की दुकान से जी मिल रहा है। तो कुल मिला के इतना हम लोग फूड गेन, फूड प्रोडक्शन कर लेते हैं कि खुद भी खा लेते हैं और पड़ोसी को भी हम लोग दे जी सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो आज अपना प्रधानमंत्री जी को एक प्रदान करती हैं और जिसकी वजह से दुनिया में आज उनकी डंका बज रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी आपके सामने पहली बड़ी खबर। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब गीता और रामायण भी पढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की। सीएम आज भोपाल में विद्या भारती के कार्यक्रम सुघोष दर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा देंगे, गीता का सार, रामायण, राम सेतु और महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। ऐसे लोग जो महापुरुषों का अपमान करते हैं उनको सहन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इन ग्रंथों की शिक्षा देकर हम बच्चों को नैतिक शिक्षा देंगे। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भोपाल के ओल्ड कैंपियन ग्राउंड पर सुभाष दर्शन करने कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिसमें प्रदेश के 75 सरस्वती शिशु मंदिर के 1500 छात्र छात्राओं ने घोष वादन किया। हमारे इन धर्म ग्रंथों की शिक्षा भी, मुख्यमंत्री होने के नाते भी कह रहा हूं, हम तो शासकीय विद्यालयों में भी देंगे। गीता का सार पढ़ाएंगे, रामायण जी पढ़ाएंगे, महाभारत के प्रसंग पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? सचमुच में भुला दिए गए थे। केवल एक परिवार को, एक खानदान को प्रतिष्ठित करने का काम आजादी के नाम पर हुआ था। उस जमाने में भुला दिए गई थी महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, अमर शहीद कुंवर सिंह।
तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में अब गीता और रामायण भी पढ़ाई जाएगी, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है और सीएम आज भोपाल में विद्या भारती के कार्यक्रम में सुघोष दर्शन में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा देंगे। गीता का सार, रामायण, राम सेतु और महाभारत के प्रसंग पढ़ाए जाएंगे। ऐसे लोग जो महापुरुषों का अपमान करते हैं उनको सहन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इन ग्रंथों की शिक्षा देकर हम बच्चों को नैतिक शिक्षा देंगे। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भोपाल के ओल्ड कैंपेन ग्राउंड पर सुभाष दर्शन कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रदेश के 75 सरस्वती शिशु मंदिर के 1500 छात्र छात्राओं ने घोष वादन किया। तो ये है आपके सामने दूसरी बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब गीता और रामायण भी पढ़ाई जाएगी, ये कहना है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा कर दी है और सीएम आज भोपाल में विद्या भारती के कार्यक्रम सुघोष दर्शन में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में हमारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा देंगे। गीता का सार, रामायण, राम सेतु और महाभारत के प्रसंग पढ़ाए जाएंगे। ऐसे लोग जो महापुरुषों का अपमान करते हैं उनको सहन नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में इन ग्रंथों की शिक्षा देकर हम बच्चों को नैतिक शिक्षा देंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से यहाँ पर घोषणा की है कि अब सरकारी स्कूलों में गीता और रामायण दोनों ही पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से बच्चों को इससे फायदा होगा, क्या उद्देश्य है इस नई पहल का? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विद्या भारती की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर सुघोष दर्शन, इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं विपक्ष पर भी हमला बोला और उन्होंने कहा, अगर हम बात करें दरअसल जो उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक रामायण पर सवाल खड़ा किया था और उन्होंने एक मांग की थी कि कुछ रामायण के जो प्रसंग हैं उनको रामायण से हटा दिया जाए या फिर पूरी जो रामायण है उस पर बैन कर दिया जाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सियासत गरमाई हुई है। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अब मध्य प्रदेश में जो स्कूल हैं और जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनको अब रामायण और गीता के कुछ प्रसंग पढ़ाए जाएंगे। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कार्यक्रम के दौरान की है। कहीं ना कहीं जो नया सत्र होगा उसमें गीता और रामायण के प्रसंग जो हैं अब स्कूली छात्र छात्राओं को पढ़ाए जाएंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमें धर्म की शिक्षा देना भी बच्चों को जरूरी है, क्योंकि धर्म की शिक्षा से ही कहीं ना कहीं बच्चों का विकास होगा और धर्म की जानकारी भी होगी। और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जो धर्म के विरोधी हैं उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। तो कहीं ना कहीं यह विपक्ष पर ही निशाना था, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से मांग की थी और विवाद खड़ा किया था, इसको लेकर सीएम शिवराज ने निशाना साधा। और कहीं ना कहीं अब स्कूली बच्चों को भी अब रामायण और गीता के पाठ के जो प्रसंग होंगे वह पढ़ाए जाएंगे। और आने वाले नए शिक्षा का जो सत्र है, यानी कि जुलाई से जो सत्र शुरू होगा उसमें गीता और रामायण के पाठ पढ़ाए जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम जो धर्म से जुड़े ग्रंथ हैं उनका जिक्र किया है, चाहे हम रामायण की बात करें या फिर गीता की बात करें या फिर महाभारत की बात करें। इन तमाम ग्रंथों के जो अब प्रसंग होंगे वह स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूल में पढ़ाए जाएंगे और धर्म की भी जानकारी अब स्कूली छात्र छात्राओं को कहीं ना कहीं दी जाएगी सरकार की तरफ से। जी, देखा जाए तो जब भी जो सत्ता में है अगर कोई भी नई घोषणा करता है या नई पहल शुरू करता है, विपक्ष हमेशा हमलावर हो जाता है। तो क्या ऐसी भी स्थिति बन सकती है कि जिस तरीके से यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक नई पहल की घोषणा की है, विपक्ष इस पर हमलावर हो सकता है या सियासत एक बार फिर गरमा सकती है? बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से धर्म से जुड़ा मामला है, आस्था से जुड़ा मामला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब विपक्ष का कुछ भी बयान अभी हाल के सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस घोषणा पर क्या ऐलान करता है या किस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। हालांकि धर्म से जुड़ा विषय जब रहता है तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आता है, क्योंकि गीता की बात करें या फिर रामायण की बात करें या फिर महाभारत के प्रसंगों की बात करें, अगर बच्चों को पढ़ाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो विपक्ष है वह कुछ बिंदुओं को लेकर सवाल खड़ा कर सकता है कि आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी। लेकिन अभी हालांकि अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष की तरफ से इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया देता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर।
चलिए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने कहा कि भोपाल में मंगलवार को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें चुनावी रणनीति और तैयारियों पर मंथन होगा। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव यात्रा और साल भर की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। वहीं 19 नगरीय निकाय परिणाम को लेकर बी.डी. शर्मा ने दावा किया है कि 19 में से 11 पर बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती है, एक पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं के चलते बीजेपी प्रत्याशी जीते हैं। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह के क्षेत्र राघवगढ़ में भी बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई है। इसी के साथ अन्य कई मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। रेजोल्यूशन 7 में ही G20 देशों की जो अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली है, इसके ऊपर भी एक वक्तव्य आएगा। एक वक्तव्य गौरव यात्राएं हमारी जनजातीय क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने पैसा एक्ट कानून को लेकर के एक जन जागरूकता अभियान जो चलाया है, उसके निमित्त भी एक स्टेटमेंट इसके ऊपर आएगा। पिछले कार्यकारिणी के अनुमोदन के साथ आगामी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की वर्ष भर के चुनाव की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण बैठक है। 51% वोट शेयर जो हमारा संकल्प है, इस संकल्प पर पूरा करने के लिए बूथ विस्तारक अभियान जो हमारा चला था, उसी के परिप्रेक्ष्य में बूथ विस्तारक अभियान 2 यानी बूथ कार्य विस्तार का अभियान भी हमारा इस बैठक में, उसको एक रणनीतिक तैयारी के तौर पर हम उसको भी जारी करेंगे। सरकार की हमारी विकास यात्राएं शुरू हो रही हैं प्रत्येक विधानसभा में, उनकी भी बात होगी। और आगामी सभी मोर्चों से लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के अभियान और जो आगामी रणनीतिक तैयारी है, उन सारे मुद्दों पर इस बैठक के अंदर हमारी रणनीतिक तैयारी बनेगी। आगामी समय में 2023 के चुनाव की दृष्टि से भी ये बैठक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव जो है वो नजदीक आने वाले हैं, उसको देखते हुए दोनों ही विपक्ष दल ने यहाँ पर तैयारियां जो है वो तेज कर दी है। वहीं अब बीजेपी जोरों शोरों से तैयारी करते हुए लगातार बैठकों पे बैठकें कर रही है। वहीं बी.डी. शर्मा ने यहाँ पे बताया है कि बैठक होने जा रही है। क्या लगता है किन विषयों को लेकर बैठक हो सकती है? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है, और ऐसे में अगर हम बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। अगर हम बात करें तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो बात करें तो कल प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के साथ साथ जो पदाधिकारी हैं, मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं या संयोजक हैं, उनको तो आमंत्रित किया गया है। साथ में अगर हम बात करें एक अहम जो बैठक कल रखी गई है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, इसमें विशेष तौर पर जो सांसद हैं या विधायक, उनको भी बुलाया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं साल के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होना है, उसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने तेज कर दी। और साथ ही अगर हम बात करें इसमें तो 2 राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए जाएंगे। और साथ ही अगर हम बात करें जिस तरीके से भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसमें इस पर भी एक उद्बोधन दिया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले साल जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया था, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और कहीं ना कहीं उसके ही बाद अगर हम बात करें तो उसके प्रचार प्रसार के लिए अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में जिस तरीके से 15 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू किया था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जनजातीय गौरव विकास यात्राएं पूरे प्रदेश में निकाली गई थी। यानी जो 89 ब्लॉक है जहाँ पर पैसा एक्ट लागू किया गया है, उनके प्रचार प्रसार को लेकर भी इसमें एक वक्तव्य रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जिस तरीके से विकास यात्राएं अब मध्य प्रदेश सरकार जो शुरू करने वाली है 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक, उस पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। साथ ही अगर हम बात करें जिस तरीके से पिछले चरण में बूथ विस्तारक अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जो 51% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, अब एक बार फिर यानी कि बूथ विस्तारक 2 शुरू होने वाला है इस कार्य समिति की बैठक के बाद। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं या फिर सांसद हैं या विधायक हैं या फिर जो मंत्री हैं, उनको लक्ष्य रख दिया जाएगा कि किस तरीके से बूथ का विस्तार करना है, और ज्यादा से ज्यादा चाहे युवा हो या फिर महिला हो या फिर बुजुर्ग हो, जो मतदाता हैं उनको पार्टी से ज्यादा जोड़ा जाए और पार्टी की जो
विचारधारा है उनसे जोड़ा जाए और जो शासकीय योजनाएं हैं उनका बेहतर प्रचार प्रसार हो सके, क्योंकि साल के अंत में चुनाव होना है और समय अब कम बचा है। तो ऐसे में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ चुनावी रणनीति में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। तो ऐसे में अब जो कल की बैठक रखी गई है एक महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि सांसद और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। क्योंकि अभी तक हम बात करें तो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक आयोजित की जाती थी तो उसमें जो प्रदेश के सदस्य होते थे या फिर पदाधिकारी होते थे उनको ही आमंत्रित किया जाता था, लेकिन इस बार विशेष तौर पर सांसद और विधायकों को भी आमंत्रित किया गया है। तो कहीं ना कहीं उनके रिपोर्ट कार्ड पर भी चर्चा हो सकती है और साल के जो अंत में विधानसभा चुनाव होना है उस पर निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पूरी तैयारी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन की है और आने वाले समय में जो कार्य योजनाएं हैं, क्या क्या कुछ संगठन को करना है और सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है, उनका और कैसे बेहतर प्रचार प्रसार करना है, इन तमाम मुद्दों पर कल जो बड़ी बैठक है, बृहद बैठक जिसको कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की होने जा रही है, इसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है, जिस पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने चरित्र का उदाहरण दे रही हैं। सच तो ये है कि उन्होंने रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं है। अपर्णा यादव ने कहा कि राम भारत का चरित्र है, आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस का लगभग हर भाषा में अनुवाद हो चुका है। हजारों वर्षों के बाद भी आज भी कहीं इसका पाठ होता है तो नया जैसा लगता है। हिंदू ही नहीं, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी राम को सम्मान देते हैं। इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ पर टिप्पणी करना गलत है। ये बयान स्वामी प्रसाद की मानसिकता को दर्शाता है। बता दें कि अपर्णा यादव बुलंदशहर कोतवाली नगर क्षेत्र के नुमाइश ग्राउंड में हो रहे एक शाम सावरिया के सेठ के नाम कार्यक्रम में पहुंची हुई थी। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र सिंह भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देखा जाए तो लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं नेता, और एक बार फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासत फिर गर्मा गई है। तो क्या लगता है, एक नेता का इस तरीके से बयान देना कितना उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। अर्पणा सावरिया के नाम जनपद बुलंदशहर में पहुंची थी जी। और उसी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने की गलत कहा है, सबरी ने राम के झूठे बेर खाए थे। इस तरह की रामचरित्र को लेकर, रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य से भड़की अर्पणा ने कहा है कि वो स्वयं अपने चरित्र को देखें, अपना चरित्र उनका झूठा है। अर्पणा का कहना है कि अपना चरित्र ही उनका झूठा है, वो अपनी तरफ देखें। इस तरह की रामचंद्र मानस को लेकर अभद्र टिप्पणी करना गलत है जी। तो देखा जाए जैसे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा जाए तो घमासान लगातार मचा हुआ है। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं। उस मौके पर समाजवादी पार्टी के एक नेता का इस तरीके से बयान देना, तो क्या लगता है आगे के चुनावों में किस तरीके से इसका असर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, इस तरह का अगर भाषण एक सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य देते हैं और अर्पणा जी देते हैं, अगर देखा जाए तो अर्पणा भी सपा से ही निकली थी और अब वो बीजेपी में पहुंची हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य भी जहां तक देखा जाए तो बीजेपी से निकले थे और आज सपा में है, सपा नेता हैं, और उनका इस तरह का बयान देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और किसी हद तक देखा जाए तो आने वाले चुनाव में घातक बैठ सकते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।